नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी छात्रों का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर यहाँ पर करंट अफेयर्स की डेली क्लास चलती है, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है। तो आज की इस वीडियो में 25 और 26 जून 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, वो संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र पहली बार इस श्रृंखला से जुड़े हैं, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो सकती है, तो इसका प्रीवियस पार्ट जो हमने चैनल पर अपलोड किया है, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। और साथ ही जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का मंथली संग्रह हमने चैनल पर अपलोड किया है, आप उसे भी प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, जिसके माध्यम से आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बेहतर होगी। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के एक प्रश्न पे। ये तीनों प्रश्न हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। ये प्रश्न था कि किस राज्य में हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। इस प्रश्न का हमने आपको राइट आंसर बताया था बिहार के पूर्वी चंपारण में, यानी कि बिहार में अभी हाल ही में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है। और फिर दूसरा प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, प्रश्न था कि कौन हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई के नए डिप्यूटी गवर्नर बने हैं। इस प्रश्न का हमने राइट आंसर आपको बताया था स्वामीनाथन जानकी रमन। नेक्स्ट प्रश्न था कि भारत ने हाल ही में किस देश को आईएनएस कृपान उपहार में दिया है या फिर उपहार स्वरूप दिया है। तो अभी हाल ही में भारत ने उपहार स्वरूप आईएनएस कृपान दिया है वियतनाम को। तो ये सारे प्रश्नों की जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। आज के वीडियो में भी आपको इसी प्रकार से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए, वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, चलते हैं पहले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले जो ऑफर है, हमने कल वाले वीडियो में भी आपको बताया था। इस ऑफर का लाभ लेने के लिए जब आप बीपीएससी मेकर ऐप पर इस वाले कोर्स को परचेज करेंगे, तो ध्यान रखना कि आपको प्रोमो कोड अप्लाई करना है वहां पर BM299 का, जिसके बाद आप ऑफर का लाभ उठाकर इस कोर्स को ज्वाइन करने में सक्षम हो पाएंगे। हालांकि इसके बारे में, यानी कि इस ऑफर के बारे में हम आपको विस्तार से इस वीडियो के अंत में बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ये बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है कि देश भर में हुए जल जीवन सर्वेक्षण की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार के संदर्भ में कौन सा मिलान सत्य है। हमें यहाँ पर सत्य मिलान की पहचान करना है। अभी हाल ही में जल जीवन सर्वेक्षण को लेकर जो रिपोर्ट आई है जून 2023 में, इन्हीं से संबंधित ये सारे कथन है या फिर यहाँ पर जो मिलान है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमें सत्य मिलान की पहचान करना है। तो इसके तहत अगर हम यहाँ पर विकल्पों की बात करें, तो पहला विकल्प है पहला स्थान किशनगंज को मिला, तो ये कथन हमारा असत्य है। जबकि दूसरा स्थान इसके तहत जमुई को मिला और तीसरे स्थान पर बिहार का बांका जिला रहा। तो 2 विकल्प यहाँ पर सही है। ऐसी स्थिति में हमारा राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। हालांकि जल जीवन सर्वेक्षण की इस रिपोर्ट के बारे में हम आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। यानी कि कहने का सेंस यहाँ पर यह है, ये जो जल जीवन सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट तैयार होती है, इसी को आधार रखकर तैयार किया जाता है। जैसे इसमें पहला पॉइंट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल का जल। दूसरा जो आधार है या फिर दूसरा जो बिंदु है, ये नल से मिलने वाले जल की मात्रा। तीसरा बिंदु है जल की गुणवत्ता, जलापूर्ति की निरंतरता। चौथा जो पॉइंट है, ये पेयजल से संबंधित शिकायतों का निपटारा। तो इन 4 बिंदुओं को आधार बनाते हुए ये जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किया जाता है, ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हालांकि हाल ही में जो रिपोर्ट आई है, इसको लेकर यहाँ पर हमने जानकारी आपको दिया है कि देश भर के 150 जिलों में हुए जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट, जो कि मई 2023 के आधार पर अभी हाल ही में जून 2023 में जारी हुई है। तो इसके तहत जो पहला स्थान मिला जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर, इसमें पहला स्थान मिला हिमाचल प्रदेश का जिला हमीरपुर को। और वहीं पर इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर बिहार का जमुई जिला को रखा गया। तीसरे स्थान पर बिहार का बांका जिला, चौथे स्थान पर किशनगंज, पांचवें स्थान पर कटिहार और छठे स्थान पर बिहार का कैमूर जिला। तो ओवरऑल यहाँ पर इस रिपोर्ट के आधार पर आपको ये ध्यान रखना है कि पहले स्थान पर हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर जिला रहा, जबकि इसके बाद क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे स्थान पर बिहार का जिला रहा। ये यहाँ पर सारी जानकारी आप देख रहे हैं। निश्चित तौर पर यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर चूंकि हम चर्चा कर रहे थे हर घर नल का जल, यहाँ पर जो 4 बिंदुओं की हमने चर्चा किया, इसमें एक बिंदु ये भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल का जल। तो हर घर नल का जल, ये आपको ध्यान रखना है। जो बिहार सरकार की जो महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना है, इसका जो पार्ट 1 यानी कि फेज 1 2015 से संचालित हुआ था, या फिर इसकी जो शुरुआत हुई थी 2015 में, तो हर घर नल का जल इसमें निहित था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में बात करें हम यहाँ पर 7 निश्चय योजना की,
तो 2020 से इसका फेज 2 संचालित है। ये आप ध्यान रखेंगे। और फेज 2 के तहत जो पहले पॉइंट में आप देख रहे हैं, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति को लेकर हमने आपको जानकारी दिया। बिहार का जो 111वां स्थापना दिवस मनाया गया 2023 में, ये इसका निर्धारित थीम था। आपको याद होगा, हमने कई बार आपको विस्तार पूर्वक बताया है। तो ध्यान रखेंगे, 22 मार्च 2023 को जो बिहार का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया, ये इसका यानी कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति इसका निर्धारित थीम था। जबकि 2022 में जो कह सकते हैं बिहार दिवस मनाया गया था, इसका थीम था जल जीवन हरियाली। फिलहाल यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और उससे पहले एक रिपोर्ट आई थी जल निकाय या फिर जल स्रोतों को लेकर। इसके बारे में हालांकि हमने आपको विस्तार पूर्वक बतलाया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम बिहार के संदर्भ में इस रिपोर्ट से संबंधित जो खास करके एग्जाम में पूछे जाने वाले तथ्य है, वो आपके समक्ष हमने रखा है। जैसे कि इसमें सबसे पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे कि बिहार में 49.8% यानी कि 49.8% जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण की चपेट में है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार की जो रिपोर्ट है, भारत के इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के बारे में कुछ चीजें और भी है, जैसे कि कुल जो जल स्रोतों की गणना हुई पूरे भारत में, ये 24,24,540 जल स्रोत हैं इसे गणना के आधार पर। बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार में इस रिपोर्ट के आधार पर 45,793 जल स्रोत की गणना की गई, जिसमें 43,831 यानी कि कुल संख्या का प्रतिशतता के आधार पर देखें तो 95.7% ग्रामीण क्षेत्रों में है, जबकि महज 1962 जल स्रोत यानी कि कुल प्रतिशतता का महज 4.3% शहरी क्षेत्र में है। तो बिहार को लेकर जो जानकारी यहाँ पर हमने बिहार के संदर्भ में लिखा है, ये जल निकाय या फिर जल स्रोतों की गणना से संबंधित, ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हालांकि हमने पहले भी आपको विस्तार पूर्वक बताया था। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है विकल्प नंबर ए यानी कि गजेंद्र कुमार। आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे दूं कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में बिहार के गजेंद्र कुमार ने शॉट पुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। इसको लेकर हमने जानकारी कुछ समय पहले आपको विस्तार पूर्वक दिया था इसी सीरीज में। आपको याद होगा, हमने जानकारी दिया था कि स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स का आयोजन बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी, यहाँ पर 7 जून से लेकर 25 जून 2023 तक किया गया। इसके तहत आपको ध्यान रखना है कि इस प्रतियोगिता के लिए बिहार के 2 खिलाड़ी जिनमें गजेंद्र कुमार और सिंटू कुमार का चयन राष्ट्रीय टीम यानी कि भारतीय टीम में किया गया था। और आपको ये भी ध्यान रखना, हमने ये बताया था कि इसके अतिरिक्त बिहार से राष्ट्रीय एथलेटिक्स टीम कोच के रूप में संदीप कुमार का चयन किया गया था। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए, इस प्रतियोगिता के लिए बिहार से 2 खिलाड़ी और 1 कोच का चयन किया गया था। इसी के तहत यहाँ पर प्रश्न बनाया कि गजेंद्र कुमार शॉट पुट प्रतिस्पर्धा में यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। हालांकि यहाँ पर हम अगले पॉइंट पे बात करें बिहार के खेल मंत्री की, ये भी आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में बिहार कला संस्कृति व खेल मंत्री जितेंद्र कुमार राय है। इतनी सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखें। नेक्स्ट अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। तो ये तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया तेलंगाना में। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि तेलंगाना में बने भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा किया गया, जो आप यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना कि तेलंगाना की कंपनी मेधा सर्वो ड्राइव से प्राइवेट लिमिटेड की यह मेधा रेल कोच फैक्ट्री तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले के कोंडाकल में अवस्थित है। ये एग्जैक्ट प्लेस है जहां पर अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया, यानी कि भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री खोली गई है। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट में आपको इसके बारे में कुछ विस्तार पूर्वक जानकारी दें, जैसे कि वर्तमान में भारत में रेल कोचों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुल 4 रेल कोच फैक्ट्री कार्यरत है। ये चारों फैक्ट्रियां भारत की 4 दिशाओं में स्थित है। रेल के जो डिब्बे होते हैं उसे कोच कहा जाता है। तो रेल कोच के निर्माण के लिए भारत में कुल मिलाकर वर्तमान समय में 4 रेल कोच फैक्ट्री कार्यरत है, जो कि भारत की चारों दिशाओं में कार्यरत है। इसके बारे में यहाँ पर हमने विस्तार से जानकारी आपके समक्ष रखा है, जैसे कि इसमें पहला है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु, जो कि दक्षिण में यह अवस्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। दूसरा हमारा पॉइंट है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब, ये उत्तर में अवस्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में।
तीसरा है रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश, जो कि पूर्व में है, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2012 में। और जो चौथा है रेल कोच फैक्ट्री मराठवाड़ा महाराष्ट्र में है और ये पश्चिम में है, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2020 में। तो कुल मिला के यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि रेल कोच की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्तमान में भारत में 4 रेल कोच फैक्ट्री कार्यरत है। लेकिन अभी हाल ही में जो इसकी शुरुआत हुई है तेलंगाना में, ये निजी रेल कोच फैक्ट्री है, इसको भी अब इस सूची में आप शामिल कर लीजिए। तो कुल मिला के 5 रेल कोच फैक्ट्री अभी वर्तमान में भारत में हो गई, इसको मिलाकर। तो ये सारी बातें रही रेल कोच फैक्ट्री से संबंधित, जहां पर रेल कोच का निर्माण किया जाता है। हालांकि हम इंजन की बात करें तो भारत में रेलवे इंजन बनाने वाले कारखानों की सूची भी यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें वो सूची के तहत पहला हमारा है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन, डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी, डीजल लोको आधुनिकीकरण निर्माण पटियाला, गोल्डन रोक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिरापल्ली। और इसके अतिरिक्त एक छठा जो भी हाल ही में इसकी शुरुआत हुई 2018 में, रेल इंजन कारखाना मधेपुरा। 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह राष्ट्र को यानी कि भारत को समर्पित किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक रेल इंजन कारखाना बिहार में भी है, मधेपुरा जिले में। रेल इंजन कारखाना मधेपुरा को लेकर एक जानकारी यहाँ पर यह ध्यान रखिए, अधिक पावर वाले रेलवे इंजन का यहाँ पर निर्माण होता है। और अधिक पावर वाले जो रेलवे इंजन का निर्माण करता है, ऐसे देशों की हम बात करें तो भारत वैसे देशों में अब शामिल हो चुका है। कुल मिला के पूरे विश्व में ऐसे 6 देश हैं जहाँ पर अधिक पावर वाले रेलवे इंजन का आविष्कार किया जाता है या फिर बनाया जाता है। तो इसमें भारत का भी नाम जुड़ चुका है और ये कारखाना भारत के बिहार राज्य के मधेपुरा में अवस्थित है। 10 अप्रैल 2018 को यह राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिए। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, चूंकि बात हो रही है रेलवे की। तो हमने कई बार आपको बताया कि भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। तो इसी पॉइंट को यहाँ पर हमने लिखा है कि पूर्व मध्य रेलवे भारत के 18 रेलवे जोनों में से एक है। इसकी स्थापना हुई थी 8 सितंबर 1996 को। 8 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 8 सितंबर 1996 को ही इसकी स्थापना हुई थी पूर्व मध्य रेलवे यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे की। और इसका मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में है। और यहाँ से अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में है, तो आप गलती से हाजीपुर आंसर नहीं करेंगे। ये प्रश्न या फिर ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में है, तो ऐसी स्थिति में आप राइट आंसर करेंगे वैशाली, क्योंकि वैशाली बिहार में एक जिला है, न कि हाजीपुर एक जिला है। हाजीपुर जो है वैशाली जिला का हेडक्वार्टर है और यहीं पर कह सकते हैं पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है। ये जानकारी यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हो सकता है आप अगर फंसे तो एक प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस रेल जोन की बात करें तो इसके अंतर्गत 5 रेल मंडल शामिल है, जिनमें सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय और धनबाद। ये सारी बातें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में चीन और किस देश ने 1200 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अभी हाल ही में ये समझौता हुआ। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संबंधित तथ्यों के अंतर्गत आपको जानकारी दे दूं कि चीन ने आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की अधिकृत पंजाब प्रांत में 4.8 अरब डॉलर की लागत से 1200 मेगावाट क्षमता का एक परमाणु संयंत्र लगाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने इस पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किया, जो कि 1200 मेगावाट का ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। इसको लेकर कई सारी जानकारी और भी है, जैसे कि समझौते के तहत चीन पंजाब के म्यानवली जिले के चश्मा में 1200 मेगावाट क्षमता के एक चश्मा 5 परमाणु संयंत्र की स्थापना करेगा। चश्मा एक जगह का नाम है जो कि पाकिस्तान के म्यानवली जिले में आता है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, हालांकि चश्मा में पूर्व से स्थापित 4 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की जो बिजली उत्पादन क्षमता है ये 1330 मेगावाट है। हालांकि यहाँ पर यह 5वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र चीन के सहयोग से स्थापित किया जाएगा, जिसकी क्षमता होगी 1200 मेगावाट। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है पाकिस्तान से संबंधित। आपको हमने पहले भी बतलाया था, लेकिन पुनः रिवीजन पर्पज से आपको बता दूं कि अप्रैल 2022 में शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने थे। ये आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट है आईसीसी T20 विश्व कप 2022 से संबंधित, जो कि ये इसका 8वां संस्करण था और इस 8वें संस्करण का मेजबान देश था ऑस्ट्रेलिया। यानी कि जो 8वां संस्करण था ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया और इस 8वें संस्करण का जो खिताब था आईसीसी T20 विश्व कप का, ये इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर अपने नाम किया। यानी कि इसका विजेता रहा इंग्लैंड, जबकि उप विजेता रहा पाकिस्तान। हालांकि आईसीसी T20 विश्व कप की जो विजेता सूची है वो कंप्लीट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका पहला संस्करण 2007 में आयोजित हुआ था दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में। यानी कि जो मेजबान देश था दक्षिण अफ्रीका था,
पाकिस्तान को हराकर भारत ने पहली बार इस सीजन 1 का खिताब अपने नाम किया था, जबकि दूसरा विजेता रहा था पाकिस्तान, तीसरा विजेता रहा था इंग्लैंड, जबकि इंग्लैंड अभी हाल ही में 8वें संस्करण का भी खिताब अपने नाम किया है। तो कुल मिलाकर इंग्लैंड इस खिताब को 2 बार अपने नाम किया है, जबकि 2 बार वेस्टइंडीज ने भी इस खिताब को अपने नाम किया है, एक बार 2012 में और एक बार 2016 में। हालांकि इसके अतिरिक्त श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ने भी इस खिताब को एक-एक बार कह सकते हैं अपने नाम किया है। तो कुल मिला के आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप के विजेताओं की सूची यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा। हालांकि यहाँ पर आपको पुनः बता दूं कि भारत ने सीजन 1 का खिताब जीता था। अभी हाल ही में जो सीजन 8 आयोजित हुआ, ये इंग्लैंड ने जीता। दोनों में कॉमन यहाँ पर यह है कि दोनों ने, यानी कि भारत और इंग्लैंड ने सीजन 1 और सीजन 8 क्रमशः पाकिस्तान को ही हराकर अपने नाम किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं उप विजेता 2007 में पाकिस्तान ही था, और 2022 में जो 8वां संस्करण आयोजित हुआ, इसका भी उप विजेता पाकिस्तान ही था। तो ये कॉमन है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब 5वां प्रश्न है कि हाल ही में विश्व जलवायु को लेकर आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा महाद्वीप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप बना है? ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि यूरोप। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि हाल ही में आई यूरोपीय संघ और विश्व मौसम संगठन की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखें, यूरोप को सबसे गर्म होने वाला महाद्वीप के रूप में अभी हाल ही में चिन्हित किया गया है। दरअसल आप यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे, इस रिपोर्ट के अनुसार यूरोप में पिछले 50 वर्षों की तुलना में तापमान में दोगुनी वृद्धि दर्ज हुई है। इस रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। पिछले 50 वर्ष की बात करें तो पिछले 50 वर्ष में अगर हम तुलना करें अब के, तो इसमें दोगुनी वृद्धि कर सकते हैं तापमान में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है, हमने यहाँ पर चर्चा किया महाद्वीप की, तो ऐसे में आपको जानकारी दे दूं कि हमारी पृथ्वी 7 महाद्वीपों में बटी हुई है। बहुत सारे छात्रों को यहाँ से कंफ्यूजन होता है, ये 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं। एक दो में निश्चित तौर पर वो फंस ही जाते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको पुनः से रिवाइज करा दूं, ये 7 महाद्वीप हैं: एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। हालांकि हम महासागरों की बात करें तो पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। इनमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। तो कुल मिला के 5 महासागर पृथ्वी पर है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये जो वर्ल्ड मैप है, इस वर्ल्ड मैप पर जो 7 महाद्वीप को दर्शाया गया है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ग्रीन वाला जो एरिया है, ये यूरोप को इंगित कर रहा है। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो एशिया महाद्वीप आकार और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हालांकि हम बात करें महासागर की तो प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं, आप लोगों ने हाल ही के दिनों में न्यूज में देखा होगा, अटलांटिक महासागर बहुत ज्यादा खबरों में है। दरअसल इसके पीछे रीजन यह है कि हाल ही में जो एक कह सकते हैं पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त हुई, जहां पर इसमें सवार 5 लोगों की मौत हुई। दरअसल आपको याद होगा, अटलांटिक महासागर में ही 1912 में टाइटैनिक नामक एक जहाज, जो कि सबसे बड़ा जहाज था उस दौर का, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और इसमें सवार लगभग 1500 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। और हाल ही के दिनों में देखा गया कि बहुत ऐसी कंपनियां निकलकर सामने आई है जो कि पनडुब्बी के माध्यम से इस मलबे को, यानी कि जो कह सकते हैं अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज का मलबा है, इसे दिखाने के लिए पर्यटक के तौर पर कह सकते हैं सेवाएं उपलब्ध कराई है, जो कि कह सकते हैं लगभग 2 करोड़ रुपए पर आदमी से ये चार्ज किया जाता है। और इसी दिशा में हम आपको यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं, आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा, टाइटन नामक एक पनडुब्बी कुल 5 लोगों को, जो 5 अरबपति थे, 5 लोगों को लेकर यहाँ पर घुमाने के लिए, यानी कि सैर कराने के लिए ले गया था। लेकिन किसी कारणवश ये कह सकते हैं दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 5 लोगों की यहीं पर मौत हो गई अटलांटिक महासागर में, जिस वजह से अटलांटिक महासागर अभी हाल ही में खबरों में है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसी अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज डूबी थी। चलिए फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। छठा प्रश्न है कि इसने हाल ही में फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा केंद्रीय किसान और कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा भी हाल ही में इस मोबाइल ऐप को फेस ऑथेंटिकेशन के साथ या फिर इस फीचर के साथ लॉन्च किया गया। दरअसल यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में इस तरह का फीचर देने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो इस ऐप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का उपयोग कर किसान दूर दराज घर बैठे भी आसानी से बिना ओटीपी या फिर फिंगरप्रिंट से ही फेस स्कैन कर ई केवाईसी पूरा कर सकते हैं। साथ ही 100 अन्य किसानों को भी ई केवाईसी करने में मदद कर सकते हैं। ये फीचर इसमें जोड़ा गया है। आपको याद होगा, हमने जानकारी दिया था पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। दरअसल इस योजना का शुभारंभ हुआ था 24 फरवरी 2019 को, जो कि भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी।
और साथ ही इसके बेहतर संचालन के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था। लेकिन हाल ही में इस ऐप में एक नया फीचर जोड़ा गया, जिसके माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन का प्रयोग करके ई-केवाईसी को पूरा किया जा सकता है। ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखें। अभी हमने आपको बताया केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन बिहार के संदर्भ में ये ध्यान रखें, बिहार के कृषि मंत्री हैं अभी हाल ही में या फिर वर्तमान में कुमार सर्वजित। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। चूंकि बात हुई कृषि की या फिर किसान की, तो ऐसे में बिहार के संदर्भ में एक जानकारी आपको दे दूं कृषि कर्मण पुरस्कार के बारे में। अब तक बिहार को कुल 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। बिहार को पहली बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था वर्ष 2011-12 में चावल के सर्वाधिक उत्पादन के लिए, जबकि 2012-13 में गेहूं के उत्पादन के लिए, 2015-16 और 16-17 में मक्का और साथ ही साथ 2017-18 में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए। तो कुल मिला के बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार अब तक मिल चुका है। अभी हाल ही में जो वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया गया, जो बिहार बजट पेश किया गया, कुल मिला के 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। और इस बजट में अगर हम बात करें कृषि विभाग के लिए कितनी राशि आवंटित की गई, तो कुल मिला के 3,639 करोड़ रुपए राशि जो है ये कृषि विभाग के लिए आवंटित की गई। ये सारी जानकारी ध्यान रखें। हालांकि बिहार बजट को लेकर इसका एक निचोड़ हमने एक वीडियो में दिया है, आप यहाँ पर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस बिहार बजट के वीडियो को देख सकते हैं, जहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको हमने जानकारी दिया कि प्रत्येक वर्ष 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। दरअसल 23 जून 1894 को बैरन पीरे डी कॉबर्टिन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना के उपलक्ष्य में या फिर इस दिन को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। पहली बार जो ओलंपिक दिवस मनाया गया था, ये ईस्वी या फिर ये तिथि था 23 जून 1948। और इस वर्ष 2023 में ओलंपिक दिवस 2023 का जो थीम है, यह है लेट्स मूव। ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 2023 का ये निर्धारित थीम है लेट्स मूव। हमारा अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 की क्या थीम थी? तो 2022 की थीम थी एक साथ एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए। जबकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित कुछ हम तथ्यों की बात करें, जैसे इसकी स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन है, ये सारी चीजें यहाँ पर आप देखने वाले हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को पेरिस, फ्रांस में। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट होगा इसके संस्थापक कौन थे? तो पीरे डी कॉबर्टिन इसके संस्थापक थे। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस वाच। जबकि वहीं पर हम बात करें महानिदेशक की, तो वर्तमान महानिदेशक हैं क्रिस्टोफ डी केपर। और अगला है इसके सदस्य राष्ट्रों या फिर सदस्य देशों की संख्या है कुल मिला के 205। तो ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि भारत में पहली बार किस राज्य में मोटर बाइक रेस यानी कि मोटो जीपी रेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है पहली बार भारत के इतिहास में इसका आयोजन किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि भारत में पहली बार मोटर बाइक रेस प्रतियोगिता मोटो जीपी 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। और यह प्रतियोगिता 22 से 24 सितंबर 2023 तक ग्रेटर नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर आयोजित किया जाएगा। 22 से 24 सितंबर तक, जो कि ये 3 दिवसीय प्रतियोगिता होगी और ये भारत के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि हम रेसिंग प्रतियोगिता की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ऐसे में फॉर्मूला 1 रेसिंग प्रतियोगिता जो है, इसको लेकर हमने 2 दिन पहले आपको जानकारी दिया था कि कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब मैक्स वर्स्टेपन, जो कि रेड बुल फॉर्मूला 1 के ड्राइवर है, इन्होंने अपने नाम किया था। हालांकि फॉर्मूला 1 रेसिंग प्रतियोगिता 2023 की विजेता सूची जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहले भी कई दफा यहाँ से प्रश्न बने हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। यहाँ पर जो ये वाला देख रहे हैं इमिलिया रोमेग्ना ग्रैंड प्रिक्स, ये पोस्टपोन हुआ है। जब ये आयोजित होगा, इसका जब रिजल्ट आएगा, हम आपको इसकी जानकारी जरूर देंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं, आपका जो 69वीं बीपीएससी एग्जाम प्रस्तावित है, ये 30 सितंबर 2023 को आयोजित होना है। इस एग्जाम को लेकर बीपीएससी मेकर ऐप पर टेस्ट सीरीज संचालित किया जा रहा है, जो कि 40 फुल लेंथ टेस्ट की एक श्रृंखला है। आप इसे ज्वाइन कीजिए। इस कोर्स में अभी एक ऑफर आया है। ऑफर का लाभ लेने के लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना है BM299 का, जो कि ये ऑफर आपके लिए 1000 छात्रों के लिए उपलब्ध है। और इस ऑफर की जो डेडलाइन है, ये 30 जून 2023 है। 30 जून 2023 मध्य रात्रि को आप इस ऑफर का, यानी मध्य रात्रि तक आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। इसको लेकर कोई जानकारी चाहिए, कोई शिकायत हो, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
चलिए फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। नवा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दिए गए विकल्पों के आधार पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि नॉलेज शेयरिंग नामक एक प्लेटफॉर्म अभी हाल ही में NHAI ने लॉन्च किया है। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने एक नया नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म पेश किया है या फिर लॉन्च किया है। दरअसल इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ज्ञान और विचार का आदान प्रदान करना है। इसके माध्यम से अब एक आम आदमी भी अब सड़क निर्माण कार्य पर अपने सुझाव दे सकते हैं। तो कहीं न कहीं यही उद्देश्य के साथ अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। ज्ञान का आदान-प्रदान करने के लिए आप यहाँ पर इस नाम से भी समझ रहे हैं नॉलेज शेयरिंग यानी कि ज्ञान का आदान-प्रदान या फिर विचार का आदान-प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया गया। चूँकि यहाँ पर बात हुई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात NHAI की, तो इसकी स्थापना 1988 के एक्ट के आधार पर 1995 में हुआ था। बहुत सारे छात्र यहाँ से कन्फ्यूज कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है 1995 में इसकी स्थापना हुई थी 1988 के एक्ट के आधार पर। हालाँकि हम वहीं पर दूसरी ओर बात कर लेते हैं सीमा सड़क संगठन अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। यहाँ से आपके बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है और एक जानकारी इसके अतिरिक्त यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है कि NH44 जो कि भारत का सबसे लंबा NH है या फिर भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में जाकर समाप्त होती है। आपको ध्यान रखना NH44 भारत का सबसे लंबा NH है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि हाल ही में रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया 6.3%। जो पिछला रिपोर्ट आया था उसमें बताया गया था कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी फिच रेटिंग के अनुसार ये 6% रहेगी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 6.3% किया गया। ऐसे में इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी। आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान को बढ़ाकर 6.3% किया गया। पहले इस अनुमान का जो बात हम कर रहे थे, ये पहले 6% रहने का अनुमान लगाया गया था, जिसे बढ़ाकर अब 6.3% किया गया। हालांकि विभिन्न संस्था द्वारा जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का जो आकलन किया गया है, उनमें हमने आपको जानकारी दिया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो जून 2023 में रिपोर्ट आई, ये 6.5% रहने का आकलन किया गया। क्रिसिल के आधार पर 6% जो कि मार्च में ये रिपोर्ट आई थी। फिच के आधार पर ये 6% जो मई में आई थी, ये अब कह सकते हैं इसे संशोधित करते हुए अब ये 6.3% रहने का आकलन किया गया है जून 2023 में। हालांकि इसके अतिरिक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक ने 6.7%, विश्व बैंक ने 6.3% रहने का आकलन किया है। तो विभिन्न संस्था द्वारा भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर जो आकलन किया गया है, आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। हालांकि ये वो डेटा है समय समय पर चेंज होते रहता है, तो इसमें आप ये अपेक्षा करेंगे कि ये हो सकता है ये बदल भी जाए, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका हाल ही में भारत के किस शहर में वाणिज्य दूतावास खोलेगा। तो 2 शहर का चुनाव किया गया या फिर 2 शहरों को लेकर ऐसी घोषणा किया गया। ये 2 शहर है बेंगलुरु और अहमदाबाद। तो विकल्प नंबर ए और बी, ऐसे में राइट आंसर जो हमारा होगा उपयुक्त में से एक से अधिक अर्थात ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं और इसी बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के 2 शहर बेंगलुरु और अहमदाबाद में वाणिज्य दूतावास खोलने की बात कही है। 2 शहर का चुनाव किया गया, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और गुजरात का एक शहर अहमदाबाद। यहाँ पर वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। दरअसल ऐसा कदम क्यों उठाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। दरअसल अमेरिका ने पिछले साल भारतीय छात्रों के लिए कुल 1,25,000 से अधिक वीजा जारी किया था और आपको ध्यान रखना है कि भारतीय छात्र पिछले साल अकेले 20% की वृद्धि के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा विदेशी छात्र समुदाय बना। तो इसी को ध्यान रखते हुए या फिर इस कार्य को अच्छी तरीके से संचालित करने के लिए बेंगलुरु और अहमदाबाद में वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा किया गया है। हालांकि इसको लेकर जो भी जानकारी निकलकर सामने आएगी वो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना शुरू की गई। तो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना अभी हाल ही में शुरू किया गया किनके द्वारा, तो राइट आंसर होगा राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में आवाजाही को आसान बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना लागू किया है। दरअसल इस योजना की बात करें तो इस योजना के तहत 10 किलोमीटर से अधिक यात्रा करने पर बेटियों को या फिर छात्राओं के खाते में प्रतिदिन 20 रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना। उच्च शिक्षण संस्थानों में आवाजाही को लेकर इस प्रकार की योजना अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य है अगर कोई छात्राएं 10
किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करती है तो उसके खाते में 20 रुपये ट्रांसफर किया जाएगा। हालांकि इसके अतिरिक्त आप ये भी ध्यान रखेंगे, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का भी शुभारंभ किया है। तो ये सारी बातें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। आज के इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की एएनएम गायत्री कुमारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? दूसरा प्रश्न है कि 21 जून 2023 को नवा विश्व योग दिवस मनाया गया। बताएं कि इस वर्ष 2023 में इसका थीम या फिर विषय क्या रखा गया है? तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को G20 के तहत L20 अर्थात लेबर 20 या फिर श्रम 20 सम्मेलन राजधानी पटना में आयोजित किया गया, किस तिथि को? तो तीनों प्रश्नों की जानकारी हमने पिछले वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक बताया है। आई होप कि आपको याद होगा। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर नंबर के साथ इन सारे प्रश्नों का आंसर लिखिए और कोशिश कीजिए कि सारी जानकारी आप वहां पर विस्तार पूर्वक लिखें। विस्तार से फायदा ये होता है लिखने का कि आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं और जितने भी छात्रों को लगे कि यहाँ से आपकी हेल्प हुई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।